नमस्ते, वंदे मातरम। रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल नए भारत की आवाज़ पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। दर्शकों, जैसे कि हर बार मैं एक वायदा करता हूं, किसी ना किसी विषय पे, किसी ना किसी मुद्दे पर, किसी ना किसी खास शख्स से आप सबको रूबरू कराऊंगा। और आज के हमारे खास मेहमान श्रीमान हृदय कौशल जी, अंतर्राष्ट्रीय मूर्ति कला के विशेषज्ञ। डॉक्टर साहब, आपका रिवॉल्यूशन इंडिया चैनल पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। नमस्कार, आपके चैनल को बहुत सारी शुभकामनाएं। सबसे पहले हम जानना चाहते हैं, कलाकार शब्द को किस तरीके से आप डिफ़ाइन करेंगे कि कलाकार शब्द का मायने क्या है? क्योंकि आप खुद मूर्तिकला विशेषज्ञ हैं। वहाँ हमें नज़र आता है कि मूर्ति को एक स्वरूप देकर उसको कलाकृति बनाना, और फिर वो कहीं न कहीं कलाकार के जीवन से भी जुड़ा हुआ विषय है। थोड़ा बताते चलें, कलाकार शब्द के मायने क्या होते हैं? देखिए, कलाकार कला को करने वाला कलाकार होता है। वो कोई भी हो सकता है, बहुत सारे उसके क्षेत्र हैं। बेसिकली कला कल्याण की जननी है और उससे कल्याण महसूस होता है, लेकिन वो महसूस तब होता है जो पारंगत हो जाता है, उस कला को निपुणता से प्रदर्शित करने में सक्षम हो जाता है। जी। कला के दो मेन पहलू हैं, एक विजुअल आर्ट है और एक परफॉर्मिंग आर्ट है। जी। मैं बेसिकली मूर्तिकला विजुअल आर्ट सेक्शन में अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर मेरे राज्य में काम कर रहा हूँ। साथ में भारत में कला की नींव की एक ईंट बनने का प्रयास है कि कुछ अच्छा करके हरियाणा राज्य को कहीं क्राउन पहनाया जा सके, तो मूर्ति शिल्प के क्षेत्र में वो प्रयासरत मैं रहता हूँ। जी। डॉक्टर साहब, अब हमने नज़दीक से आपको देखा है। आपके अंदर कला तो कूट कूट कर भरी हुई है, लेकिन कलाकार हमेशा जीवंत रूप में नज़र आता है। हम आपकी गाड़ी को देखते हैं, उस गाड़ी में हमेशा कलाकारों के लिए कला की सामग्रियाँ आप, और बहुत अच्छे से कलाकारों के लिए वर्कशॉप आप लगाना, बच्चों को उस मुकाम तक, उस सपने को दिखाना कि कैसे वो कला के माध्यम से एक अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। हम जानना चाहते हैं डॉक्टर साहब कि विश्वविद्यालय स्तर पर किस प्रकार से कला को और उच्चतम स्तर पर ले जाया जा सकता है? वहाँ से क्या हमारी कलाकारों की प्योद को अंकुरित किया जा सकता है? उस प्योद को कैसे संरक्षित किया जा सकता है? कैसे पोषित किया जा सकता है बतौर मूर्तिकला विशेषज्ञ? देखिए, कला चाहे वो कौन सी भी कला हो, चाहे वो नृत्य हो, चाहे परफॉर्मिंग है या विजुअल है या फोटोग्राफी है या मूर्ति शिल्प है, कोई भी आर्ट है, आर्ट रियाज से पनपती है। और रियाज से पनपने के बाद उसे सही मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है, ख़ास तौर से उन कलाकारों को जो उस क्षेत्र में नए आते हैं। अब जैसे मैं ठोकर खा खा के सीखा हूँ, तो मैंने हर जगह परेशानियों से उन चीज़ों को हासिल करने के रास्ते बनाए हैं। तो उससे निपुणता आ गई, निपुणता आ गई, पारंगतता आ गई। किसी ने भी बोल दिया तेरे बस का नहीं है, तो फिर वो जद्दोजहद बन गया। लेकिन आज की दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है, मीडिया इतना एडवांस हो चुका है, हर क्षेत्र में परिपक्वता बढ़ती जा रही है। तो उस क्षेत्र में सबसे बड़ी बात जो है कि आने वाली पहुंच जो स्कूल लेवल के जो बच्चे हैं ना, उनको सही मार्गदर्शन और सही अध्यापन की ज़रूरत है। अगर अध्यापक और मार्गदर्शन ही बच्चे को सही नहीं मिलेगा तो निसंदेह वो गलत रास्ते पे चला जाएगा, क्योंकि एड्रेस ठीक होना ज़रूरी है ना। चिट्ठी तभी जाएगी। और सही एड्रेस होगा तो बच्चा फिर सही मार्ग पे काम करेगा। जैसे मैं ही हूँ, मैंने पहले एमए किया, बीए किया, बीएड किया, फिर एमए किया, फिर एमएड कर लिया, फिर एमए कर लिया, फिर एक और एमए कर लिया। कुछ रास्ता नहीं मिला। मार्गदर्शन इतना सारा कुछ करने के बाद मुझे ललित कला महाविद्यालय का रास्ता नजर आया। तो वो मार्गदर्शन ही था। अगर वो मेरे को बहुत पहले मिल गया होता तो शायद मेरी उम्र के 8-10 साल और ज़्यादा कला में लीन हो जाते। तो अब मैं उनको कम समझता हूँ, मेरी उम्र में वो 10 साल मेरे कम हो गए, ताकि वो पहले से सीख पाता तो और अच्छा होता। तो इसलिए कला में, कला की निपुणता के लिए सही मार्गदर्शन और सही माध्यमों का चयन बचपन से ही अध्यापन या समाज द्वारा सही रूप से प्रेरित कर देना ही सार्थकता है। अब देखिए, आजकल खेलों में कितना हो रहा है, लोग निशानेबाजी में आ रहे हैं, लोग जेवलिन थ्रो में आ रहे हैं, सभी गेम में, स्विमिंग में आ रहे हैं, जिम्नास्टिक में आ रहे हैं, क्रिकेट में आ रहे हैं, एथलीट में आ रहे हैं। वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि एक टारगेट उनके सामने आ गया कि उन्हें ओलंपिक जाना है, और उसके लिए सही मार्गदर्शन बचपन से मिलेगा तो वो आगे निकल जाएंगे। हालांकि आज भी हरियाणा में बहुत सारे निपुण और मतलब सार्थक जो खिलाड़ी हैं वो अभी गाँव
गांव में हैं, लेकिन उनको भी अभी रास्ता नहीं मिल रहा किस तरीके से एकेडमी में जाएं, जी कहाँ कोचिंग लें, कहाँ कैसे आगे बढ़ें। तो वो जो कला के क्षेत्र में भी वही मार्गदर्शन है। जब स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में ख़ास तौर से, जी प्राइवेट स्कूल में तो फिर भी चलिए आर्ट एंड क्राफ्ट करके कुछ उल्टा सीधा सिखाते रहते हैं, चलता रहता है, लेकिन मैं मानता हूँ कि सरकारी स्कूलों में बहुत सार्थकता के साथ और बहुत सूक्ष्म दृष्टि से ना कला की निपुणता से कला को सिखाना जरूरी है। कला के क्षेत्र में बहुत सारे रोजगार हैं आज की दुनिया में। आप देखिए, मैं स्कल्पटर हूँ, मैंने स्कल्पचर में मास्टर डिग्री किया है या और सब्जेक्ट पढ़े हैं। स्कल्पचर की दुनिया में इतने सारे कमाई के साधन हैं जो फिल्म इंडस्ट्री की टक्कर के हैं। जी आप देखिए, हम स्कूल से पढ़ के निकले, सही तरीके से आगे बढ़े तो हमारा एक चयन होता चला। देखिए, रेलवे में स्कल्पचर्स की जॉब मिलती है, आर्मी में मिलती हैं, आपके एयरफोर्स में मिलती हैं, नेवल में मिलती हैं, इसके अलावा मेडिकल इंडस्ट्री में है। इसके बाद उद्योग, जो हमारे ऑटोमोबाइल उद्योग है, वहाँ पर स्कल्पटर की एक बहुत बड़ी नेसेसिटी जॉब है। जी तो अब देखिए, कैरियर कितना ब्राइट है, लेकिन रास्ता नहीं पता तो बच्चे उलझ जाते हैं। उस क्षेत्र तक उतनी बारीकी से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। रहा विश्वविद्यालय और स्कूलों के ट्रैक पे, तो +2 और BFA और MFA, जी इन दोनों में भी अध्यापन निपुणता के साथ होना चाहिए, यानी क्वालिटी टीचर्स की जरूरत है। देखिए, पढ़ाई तो सभी पढ़ते हैं, निपुणता से सभी चीज़ को प्रेजेंट बहुत कम लोग पैशन के साथ कर पाते हैं। देखिए, एक चाय वाला अपनी मतलब लगनता से, अपनी मेहनत से, अपनी निपुणता से अपने शहर में फेमस हो जाता है। समोसे वाला फेमस हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि वो उस क्षेत्र में जेंटली, ईमानदारी से मेहनत करके उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, इसलिए वो फेमस होता है। सेम कलाकारों के साथ है। अगर उनको उस क्षेत्र में एक सही मार्गदर्शन के साथ निपुणता और रियाज मिलेगा तो वो निसंदेह आगे और अवसर, सरकार अवसर देती है, सरकार से अवसर मिलते हैं। अगर सरकार भी अवसर नहीं देती तो प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारे अवसर मिलते हैं। मैं ये मानता हूँ, जिसे पनपना है उसे दुनिया का कोई आंधी तूफान नहीं रोक सकता, वो पनपेगा, वो पत्थर में से भी अंकुरित हो जाएगा। तो इसलिए सही मार्गदर्शन बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे 5 तत्व हैं, 5 तत्वों में से 4 तत्व हर वक्त एक जगह रहते हैं। जैसे अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये चारों तत्व हर वक्त एक साथ रहते हैं, लेकिन एक तत्व उनमें से एब्सेंट होता है। जैसे ही वो एक तत्व उनके अंदर मिलता है तो अंकुरण स्टार्ट हो जाता है, यानी उत्पत्ति आरंभ हो जाती है। वही कला के साथ है। बच्चे में क्षमता है, सब कुछ है, लेकिन उस क्षमता के साथ उसको निखारने वाला यदि कोई सार्थक है तो आप कितना आगे चले जाते हैं उसका फिर अंदाज़ा नहीं है। उसमें फिर आर्ट के क्षेत्र में फिर कमाई का जो है ना, वो शब्द छोटा फीका पड़ना लगता है कि इतनी कमाई के साधन बनते हैं। अब देखिए, राम सुतार जी ने भारत में पटेल जी का स्टेचू बनाया। आप उसकी कीमत आंकिए, फिल्म इंडस्ट्री से बहुत ज़्यादा है। अब एक कलाकार इतने बड़ा स्टेचू बना के इतना पैसा कमा सकता है, या छोटे स्टेचू बना के इतने पैसे कमा सकते हैं, तो फिर रोजगार वाला तो मैटर खत्म हो जाता है वहाँ पर। ये केवल लगन, मेहनत और एक एकलव्यता चाहिए इसमें, वो मिलने के बाद वो कामयाबी में जा सकता है। अब हमारे हरियाणा में देखिए, राखी घड़ी की खुदाई से भी पुरानी सरस्वती नदी की खुदाई मानी जाती है। सरस्वती नदी का मेरे को बहुत सही तो नहीं पता, लेकिन पता है 8-9 हज़ार साल पुराना डाटा मैंने कहीं पढ़ा देखा। अब देखिए, 8,000 साल पहले इस धरती पर कला पनपी, हरी की धरती हरियाणा पर कला पनपी, वो भी मूर्ति शिल्प के रूप में। तो यानी मूर्ति शिल्प कितना पुराना और कितना सुदृढ़ सब्जेक्ट है हरियाणा स्टेट का, और वो कितनी बार पनपी, कितनी बार विलुप्त हुई, फिर पनपी, फिर विलुप्त हुई, फिर पनपी, फिर विलुप्त हुई, और फिर युद्धों के दौरान फिर विलुप्त होके आज फिर वही एक नए दौर में हरियाणा अपनी मूर्ति शिल्प को आगे लेकर जा रहा है। हरियाणा का टेराकोटा एकदम आउटस्टैंडिंग है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। ऐसे धातु में, ऐसे पत्थर में, ऐसे लकड़ी में, सभी माध्यमों में हरियाणा स्टेट के आर्टिस्ट, जो युवा बच्चे हैं, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन दिक्कत एक ही है कि उनको एक बहुत अच्छा पायदान नहीं मिल रहा। उनको एक अच्छा पायदान और एक अच्छा बजट कहीं से मिले तो वो निसंदेह हरियाणा स्टेट के नाम को रोशन कर पाएंगे। ऐसी मेरी दुआएं हैं, ऐसी मेरी सोच है, ऐसी मुझे संभावनाएं लगती हैं। जी कौशल जी, आपने निरंतरता की बात की कि कलाकार निरंतरता से बनता है। विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों को जो इस स्कल्पचर आर्ट, फाइन आर्ट्स विषय पर काम करते हैं, क्या उनका प्रैक्टिस करने का कोई समय निर्धारित होना चाहिए, या
कलाकार को मन मर्जी से जिस प्रकार से खिलाड़ियों के लिए पुस्तकालयों के लिए लाइब्रेरी में एक 24/7 ऐसी उपयोगिता होनी चाहिए, क्या स्कल्पचर आर्ट या फाइन आर्ट्स के विद्यार्थियों को भी खुले मन से किसी एनी टाइम वो 24/7 अपनी कला को विस्तारित कर सके, प्रचारित कर सके, उसमें खोस के उसको उसमें रम सके? क्या आपका मानना है, क्या वास्तव में ऐसा माहौल विश्वविद्यालय स्तर पर होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। देखिए, संसाधनों के लिए तो हम समय निर्धारित कर सकते हैं जी। जैसे लाइब्रेरी है या और चीज़ें हैं या स्टूडियोज़ हैं जहाँ वो काम कर सकें। और निरंतरता में उनके 24 आवर स्टूडियो खुले रहने चाहिए जी। 24 आवर लाइब्रेरीज खुली होनी चाहिए। जी। किसी भी समय आकर वो अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी मन स्थिति के मनोभावों को उकेर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। जी। लेकिन कला का जो बेसिक तत्व है वो 24 घंटे कलाकार के मन और आत्मा और जहन में टिल डेथ दौड़ता रहता क्या है। बात है। वो हर सेकंड एक नई नवीनता के साथ, क्षण क्षण में जो नवीनता को प्रदान करे वही कला है। जी। तो उसमें वो हर समय रमा रहता है। अब जैसे मैं आज अपने ट्रैवल में आया तो मैं रास्ते में बस में भी देख रहा था, यहाँ तक आया तो भी देख रहा हूँ, जाता रहूँगा तो भी देखता हूँ। जी। कलाकार को देखना और सीखना, देखना ही आना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो वो देखना अगर उसने सीख लिया तो फिर वो आगे बढ़ेगा। और ये जो गति है ये निरंतर चलती है, 24 आवर आर्टिस्ट के माइंड में चलती रहती है। तो वो विवेक से उन चीज़ों को प्रदर्शित करता है, सौंदर्य के साथ प्रदर्शित करता है, एस्थेटिक वैल्यूज़ को प्रॉपर तरीके से चैनलाइज करता है, तो वो ज़रूर कामयाब हो जाता है। जी। कौशल साहब, क्या आपको लगता है कि हरियाणा सरकार के स्तर पर जिस प्रकार से आपने ललित कला महाविद्यालय की बात की या इस प्रकार की कोई विश्वविद्यालय इस प्रकार सा हरियाणा में स्थापित हो जाना चाहिए था, या उसमें कुछ देरी हुई, या कुछ विश्वविद्यालयों में, मैं अगर प्रैक्टिकल एग्जांपल आपके साथ साझा करूं क्योंकि आप इस कला के विशेषज्ञ हैं, यदि मैं चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय की बात करूं, जैसे आपने बताया कि पढ़ते पढ़ते बच्चे स्किल्ड हो जाते हैं और अर्निंग करने लग जाते हैं, ऐसा अनोखा उदाहरण जींद में भी है। जब चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय के बच्चे पढ़ते पढ़ते स्कल्पचर में, फाइन आर्ट्स में काम करते करते और साईं बाबा की एक विशाल का मूर्ति बनाते हैं और वहीं से अर्निंग लाखों रुपए कमा रहे हैं महीने के हिसाब से, तो मतलब क्या आपको नहीं लगता कि इस कला को अलग अलग विश्वविद्यालयों में अलग अलग ब्रांचेस स्थापित की जानी चाहिए और उनको अच्छे तरीके से सरकार द्वारा पोषित किया जाना चाहिए वित्तीय स्तर पर, ताकि ये कला और अपना बड़ा स्वरूप देख पाए? देखिए, कला के क्षेत्र में दो चीज़ें विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। एक तो कला आदमी मन और एंजॉय के लिए, अपने मनोभावों को उकेरित करने के लिए करता है। दूसरा भरण पोषण और रोजगार का उसका संबंध है। जी। देखिए, कला के क्षेत्र के जितने भी कॉलेजेस पूरे संसार में हैं, उन सभी कॉलेजों में एक रीत लगा दीजिए या यूँ समझ लीजिए अमृत के वो बूंदें, वो कला की वो बूंदें अमृत मंथन से वहाँ गिरी हैं जो उस कला के क्षेत्र को आगे बढ़ा रही हैं। जी। जब भी कला के क्षेत्र में, ये चाहे वो म्यूज़िक डांस है, चाहे वो विजुअल आर्ट है, जो भी आर्टिस्ट उस क्षेत्र में जब जाके पढ़ाई करता है तो निसंदेह व्यापारिक दृष्टि से या रोज़गार की दृष्टि से मार्केट में उसे काम मिलना आरंभ हो जाता है, क्योंकि वो कला के क्षेत्र में काम कर रहा होता है और वो काम मिलना ज़रूरी भी है। तो उससे दो एक्सपोजर होते हैं, एक तो वो स्टडी कर पाता है, दूसरा मार्केट को समझ के आर्ट को अपना फैला के उससे अर्निंग करके अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाता है। जी। और रही बात हरियाणा की, तो हरियाणा में अभी रोहतक यूनिवर्सिटी में फ़ाइन आर्ट सेक्शन है, एक सुपुआ लक्ष्मीचंद यूनिवर्सिटी रोहतक में, उसमें भी फ़ाइन आर्ट सेक्शन है। जी। एक कुरुक्षेत्र में, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में है। अन्य बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में फ़ाइन आर्ट सेक्शन के बच्चे पढ़ते हैं, BFA MFA कर रहे हैं। लेकिन मेरा अभी भी ये मानना है कि हरियाणा राज्य को एक बहुत बड़े विजुअल आर्ट कॉलेज की ज़रूरत है, बहुत बड़ी विजुअल यूनिवर्सिटी की ज़रूरत है, जिसमें केवल विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट, केवल आर्ट को ही पढ़ाया जाए, आर्ट में ही पारंगत करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्यार्थियों को वहाँ पर निकाला जाए, ऐसी यूनिवर्सिटी की आवश्यकता है हरियाणा में, वो होना चाहिए। देखिए, खैरागढ़ में यूनिवर्सिटी है, वो केवल एकमात्र यूनिवर्सिटी पूरे भारत की, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें कि केवल और केवल आर्ट को पढ़ाया जाता है, जिसमें विजुअल और परफॉर्मिंग आर्ट को पढ़ा, वहाँ के बच्चे बहुत कामयाब बच्चे निकलते हैं। जी। ऐसे ही दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट है, बॉम्बे का JJ कॉलेज ऑफ आर्ट है, कलकत्ता है, बड़ौदा है, वो फेमस कॉलेजेस हैं, लेकिन वो भी यूनिवर्सिटी का पार्ट है। लेकिन एक यूनिवर्सिटी केवल और केवल आर्ट की हो, ऐसा हरियाणा में होगा तो हरियाणा के बच्चों में बहुत स्ट्रेंथ है, हरियाणा के बच्चे बहुत मजबूत हैं जी। केवल उन्हें एक सही मार्गदर्शन और दिशा की ज़रूरत है, वो ज़रूर कला के क्षेत्र में अपना नाम रोशन करेंगे।
कौशल जी, आपने संस्कृति की बात करी, युद्ध कालों की बात की, जब कोई चीज़ें युद्ध काल में बड़ी-बड़ी कलाकृतियाँ, क्योंकि कलाकार क्या है, उसका मूर्ति का निर्माण भी करता है, और जब युद्ध क्षेत्र में उस कला का विनाश भी होता देखता है, तो एक कलाकार के मन पे किस प्रकार की वो पीड़ा वो महसूस करता है। उसने उस कला को उत्पन्न होते हुए भी देखा है और उसके विनाश को भी अपनी आँखों से जब देखता है, तो कलाकार की वो पीड़ा किन शब्दों में होती है? क्या जो कलाकार और कलाकारी क्या उत्पत्ति और विनाश के लिए बनी है, या इतिहास के पन्नों में संजोए जाने के लिए कलाकार या कलाकृति बनाई जाती हैं? देखिए, कला कल्याण की जननी इसीलिए बोली जाती है कि कला का एक पहलू, जो कला की कृति तैयार कर दी गई है, निसंदेह वो चिरस्थायी सदियों तक अपना एक नाम पैदा करती है। और रही बात कलाकार द्वारा करी कृति को कोई नष्ट कर देता है, तो निसंदेह कलाकार अपनी कृति को अपने बच्चों की तरह पालता है। वाह! और जब किसी माँ का बच्चा जाता है तो माँ पर क्या बीतती है, ऐसी ही कलाकार की मनोभावना मनोस्थिति होती है। लेकिन कलाकार को भगवान एक ऐसा संबल, एक ऐसी मनोस्थिति इतनी मजबूत देता है कि वो दो क्षेत्रों में चली जाती है। या तो वो कला की भावना को क्रोध और वर्चस्व और लक्ष्य को लेकर उस कला का पुनः या उससे और अच्छी कला का निर्माण करने में लीन हो जाता है जी। या वो अंतर्मन से टूटकर विरह के क्षेत्र में फिर दूसरी तरीके की कलाएं करने लगता है। ऐसे ही जैसे कविता विरह में लिखी जाती हैं, कविताएं ओजस में भी लिखी जाती हैं, कविता शौर्य के लिए भी लिखी जाती हैं, हास्य के भी लिखी जाती हैं। ऐसे ही कला, मूर्ति कला का क्षेत्र है, पेंटिंग का है, वही भाव फिर वहाँ पर उस क्षेत्र में देखे जाते हैं। लेकिन कलाकार की कला निसंदेह जब भी क्षतिग्रस्त होती है, कलाकार उसे पुनः निर्माण करने का भरसक प्रयास करता है और बहुत सारी जगह पर वो कामयाब भी होता है। जी, डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार। और दर्शकों को इसी सोच और इसी विचार के साथ छोड़े चलता हूँ। निश्चित तौर पर सृष्टि का निर्माण भगवान ने किया है, और जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने कहा कि जब कोई कलाकृति नष्ट होती है तो कलाकार को भी दर्द और पीड़ा होती है, लेकिन वो टूटता नहीं, उससे वो अपना विस्तारित रूप स्वरूप चेंज करके उसको नया स्वरूप देकर फिर कला को निरंतरता की तरफ ले जाने का प्रयास करता है। और जिस प्रकार से मैंने कहा सृष्टि का निर्माण भगवान करता है, ऐसे ही कलाकार भी भगवान का एक स्वरूप है जो उसकी प्रतिबिंब को बनाने का निरंतर प्रयास करता है, समाज व देश व राष्ट्र निर्माण में जो अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसे अनेकों राष्ट्रभक्त और कलाकारों से आपको मुलाकात कराते रहेंगे। आप देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। फिर किसी अन्य दिन किसी खास मुद्दे पर, खास विषय को लेकर किसी खास शख्सियत के साथ आप सबके बीच होंगे। देखते रहिए रिवॉल्यूशन इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।